शादी को पूरा 1 साल हो चुका था। घर में रोज तानों की गूंज थी। खुशखबरी कब सुनाओगे? और तभी एक सुबह डॉक्टर की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था प्रेग्नेंट 3 मंथ्स। अमन ने तारीखें गिनी। उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि जिस महीने बच्चा ठहरने की बात थी उस महीने अमन इस शहर में था ही नहीं। उसने मोबाइल नीचे रखा, रिया की तरफ देखा, और वो सवाल जो गले तक आकर रुक गया, ये बच्चा किसका है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच जानने के बाद भी अमन चुप रहा। न चीखा, न लड़ा, न किसी से कुछ कहा। और यही खामोशी इस कहानी को खतरनाक बनाती है, क्योंकि जब एक पति सच जानकर भी चुप रहे तो समझ लेना, या तो वो टूट चुका है या फिर कुछ ऐसा करने वाला है जो कोई सोच भी नहीं सकता। शादी को पूरा 1 साल हो चुका था। घर में सुबह की चाय से ज्यादा तानों की भाप उठती थी। कब सुनाओगी खुशखबरी? सीमा शर्मा रोज यही सवाल दोहराती। रिया मुस्कुरा देती, अमन चुप रह जाता। उस सुबह सब कुछ नॉर्मल था, जब तक रिया ने अचानक कहा, अमन, डॉक्टर के पास चलना है। बस एक लाइन, लेकिन अमन के सीने में कुछ धस सा गया। क्लिनिक में सन्नाटा था। डॉक्टर निखिल वर्मा ने रिपोर्ट हाथ में ली और बिना ऊपर देखे कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट, अराउंड 3 मंथ्स। रिया की आंखें चमक उठीं, सीमा की सांस अटक गई। और अमन? अमन ने रिपोर्ट ली, 3 महीने। उसने मन ही मन तारीखें गिननी शुरू की। 1, 2, 3। उसके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि जिस महीने बच्चा ठहरने की बात थी उस महीने अमन इस शहर में था ही नहीं। डॉक्टर निखिल कुछ समझा रहे थे, लेकिन अमन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक लाइन गूंज रही थी, मैं यहां था ही नहीं। उसने रिया की तरफ देखा। रिया की आंखें नीचे झुकी हुई थीं। सीमा ने धीरे से पूछा, डॉक्टर साहब, कोई गलती तो नहीं? डॉक्टर निखिल ने सिर हिलाया, नहीं मैडम, रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। यहीं से खुशी का कमरा अदालत बन गया। घर लौटते वक्त कार में कोई नहीं बोला। रेडियो बंद था। सड़क की आवाज भी जैसे रुक गई थी। रिया ने चुप्पी तोड़ी, अमन, तुम कुछ कहोगे नहीं? अमन ने गाड़ी साइड में रोकी, गहरी सांस ली, लेकिन सवाल नहीं किया। न कब, न कैसे, न किसके साथ। बस बोला, घर चलते हैं। रिया ने पहली बार डर से उसकी तरफ देखा। रात को अमन सोया नहीं। वो पुराने टिकट, पुराने मैसेज और अपनी डायरी पलटता रहा। उस महीने वो दूसरे शहर में था। दिन रात की शिफ्ट। वीडियो कॉल पर भी रिया से ठीक से बात नहीं हुई थी। तो फिर मोबाइल अचानक वाइब्रेट हुआ। एक नाम स्क्रीन पर चमका, रोहित मल्होत्रा। पुराना दोस्त, बहुत पुराना। मैसेज सिर्फ इतना था, ब्रो, कॉन्ग्रेट्स, सुना खुशखबरी है। अमन का दिल बैठ गया। उसने तुरंत कॉल किया। रोहित की आवाज में अजीब सी हड़बड़ी थी। तू खुश नहीं लग रहा? रोहित ने पूछा। अमन ने सीधा सवाल किया, तू पिछले साल उस महीने यहां था? फोन के उस पार 3 सेकंड की खामोशी। फिर रोहित बोला, हां, कुछ दिनों के लिए। बस यही जवाब था। लेकिन अमन समझ चुका था, ये कहानी सिर्फ रिपोर्ट की नहीं है। अमन ने कॉल काट दी। कमरे में गया। रिया आई, धीरे से बोली, मैं सब समझा दूंगी। अमन ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में गुस्सा नहीं था, बस ठंडा, डरावना सन्नाटा था। नहीं, अमन ने कहा, अभी नहीं। रिया टूट गई। रात के 3 बजे अमन छत पर खड़ा था। उसके हाथ में डॉक्टर की रिपोर्ट थी और दिमाग में एक फैसला। वो सच जान चुका था, लेकिन वो चुप रहने वाला था, क्योंकि ये लड़ाई सवालों से नहीं, खामोशी से जीती जानी थी। और नीचे कमरे में एक माँ, एक पत्नी और एक अजन्मा बच्चा, सब किसी अनजान तूफान का इंतजार कर रहे थे। सुबह की अजान के साथ अमन छत से नीचे उतरा। आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा शांत। रिया जाग चुकी थी, पूरी रात सोई नहीं थी। अमन, उसकी आवाज कांप रही थी। अमन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बोला, डॉक्टर की अगली रिपोर्ट आ जाएगी, बस इतना। न सवाल, न इल्जाम। यही चुप्पी रिया को डरा रही थी। डॉक्टर निखिल का क्लिनिक फिर से वही, लेकिन माहौल अलग था। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड स्क्रीन ऑन की। दिल की धड़कन सुनाई दी। सीमा की आंखें भर आईं।
भगवान का करिश्मा है। अमन ने स्क्रीन नहीं देखी। उसकी नज़र डॉक्टर के हाथों पर थी। डॉक्टर, अमन ने पहली बार सख्त आवाज में पूछा। एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं? डॉक्टर निखिल रुके, फिर बोले, कंसेप्शन विंडो सिर्फ 3 दिन का है। 3 दिन। अमन ने तुरंत मोबाइल निकाला, कैलेंडर खोला। उन्हीं 3 दिनों में वो दूसरे शहर में था, पूरी तरह, बिल्कुल। रिया की सांसें तेज हो गईं। अमन ने हाथ उठा दिया। घर चलो। सीमा कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अमन की आंखों में कुछ ऐसा था कि वो चुप हो गई। घर पहुंचते ही अमन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने रोहित को फिर कॉल किया। मुझे सच चाहिए, अमन बोला, झूठ नहीं। रोहित की आवाज़ धीमी थी। कुछ बातें फ़ोन पर नहीं होती। तो सामने आ, अमन ने कहा। आज। कॉल कट गया। शाम तक रिया की हालत बिगड़ चुकी थी। सीमा बार बार भगवान का नाम ले रही थी। अगर समाज को पता चला तो? अमन ने पहली बार मां की तरफ देखा। समाज बाद में, वो बोला, पहले सच। रिया चौंक गई। शाम 7 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहित मल्होत्रा सामने खड़ा था, हाथ में मिठाई का डिब्बा। कंग्रैट्स, उसने नकली मुस्कान के साथ कहा। अमन ने डिब्बा नहीं लिया, सीधे आंखों में देखा। बैठ। कमरे में 3 लोग थे और हवा भारी। रोहित ने हंसने की कोशिश की। इतना सीरियस क्यों? अमन ने टेबल पर डॉक्टर की रिपोर्ट रख दी। इस दिन तू कहाँ था? रोहित चुप। रिया की उंगलियां कांपने लगीं। बोल। अमन की आवाज़ ठंडी थी। मैं यहीं था, रोहित ने धीरे से कहा। बस यही जवाब काफ़ी था। रिया अचानक रो पड़ी। बस करो अमन। रोहित खड़ा हुआ। भाई बात बिगाड़ मत। अमन भी खड़ा हुआ, लेकिन आवाज़ नहीं उठाई। तू जा सकता है, अमन बोला। रोहित हैरान था। बस इतना? अमन की आंखों में अब डर नहीं था। हाँ, वो बोला, अभी के लिए। रोहित चला गया। रिया फर्श पर बैठ गई। मैंने गलती की, लेकिन मैं डर गई थी। अमन ने कुछ नहीं कहा। वो खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा घिर चुका था। रिया बोली, तुम कुछ करोगे नहीं? अमन ने पलट कर देखा और पहली बार एक लाइन बोली, मैं सब करूंगा, लेकिन अपने समय पर। रात को अमन ने एक फाइल खोली। पुरानी नहीं, नई। उस पर लिखा था प्लान। उसने पहला पॉइंट लिखा, साइलेंस, और नीचे, ट्रूथ हर्ट्स मोर व्हेन इट कम्स लेट। अमन मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसकी खामोशी अब खतरनाक हो चुकी थी। अगले दिन अमन ऑफिस नहीं गया। फोन साइलेंट पर था। घर में मौजूद था, पर जैसे घर में था ही नहीं। रिया बार बार उसकी तरफ देखती। उसकी आंखों में अब पछतावा नहीं, डर था। सीमा ने धीरे से पूछा, बेटा आगे क्या? अमन ने बिना देखे कहा, कुछ नहीं। यही कुछ नहीं सबसे ज्यादा डरावना था। दोपहर को अमन बाहर निकला, किसी को बताए बिना। वो सीधा पहुंचा रोहित के ऑफिस। रिसेप्शन पर नाम बताया। रोहित को खबर हुई। रोहित ने बाहर आते ही कहा, अमन यहां नहीं। अमन मुस्कुराया, पहली बार। डर लग रहा है? अमन बोला। रोहित ने इधर उधर देखा। तू जो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं। मैं कुछ सोच ही नहीं रहा, अमन ने कहा, मैं बस देख रहा हूं। अमन ने जेब से एक फोटो निकाली। रिया और रोहित, पुरानी, बहुत पुरानी। ये कब की है? अमन ने पूछा। रोहित की सांस अटक गई। शादी से पहले, रोहित ने धीरे से कहा। अमन ने सिर हिलाया और बाद में खामोशी। ऑफिस का शोर उन्हें घूर रहा था। घर लौटते वक्त अमन सीधा डॉक्टर निखिल के क्लिनिक पहुंचा, इस बार अकेला। डॉक्टर, अमन बोला, डीएनए टेस्ट पॉसिबल है? डॉक्टर निखिल ने उसे देखा, कुछ पल रुके। हाँ, वो बोले, लेकिन इसके लिए कंसेंट चाहिए। अमन की आंखें ठंडी थीं। मिल जाएगा। शाम को अमन ने घर पर सबको बुलाया, सीमा, रिया और रोहित। रिया चौंक गई। तुमने उसे क्यों बुलाया? अमन ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि अब कहानी सबके सामने चलेगी। अमन ने टेबल पर एक लिफाफा रखा। ये डीएनए टेस्ट की फॉर्म है। सीमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये सब जरूरी है? अमन ने मां की तरफ देखा। अब हाँ। रिया कांपने लगी। अमन, बच्चे को कुछ हुआ तो? अमन ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। सच से बड़ा कुछ नहीं होता। रोहित हंसा, नर्वस हंसी। भाई इतना आगे मत जा। अमन ने लिफाफा रोहित की तरफ बढ़ाया।
अगर तू इनोसेंट है तो डर कैसा? रोहित चुप हो गया। रात को रिया अमन के कमरे में आई। अगर सच सामने आ गया, वो रोते हुए बोली, सब खत्म हो जाएगा। अमन ने धीरे से कहा, कुछ खत्म नहीं होगा। तो फिर? रिया ने पूछा। अमन ने लाइट बंद की, अंधेरे में बोला, सच सामने आएगा और उसके बाद नया खेल शुरू होगा। रिया समझ गई, ये माफी की कहानी नहीं है। अगले दिन डीएनए सैंपल लिए गए। रिया के हाथ कांप रहे थे। रोहित का चेहरा पसीने से भीगा था। अमन शांत था, बहुत शांत। डॉक्टर निखिल ने कहा, रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगेंगे। अमन ने सिर हिलाया, मैं इंतजार कर सकता हूं। घर लौटकर अमन ने अपनी प्लान वाली फाइल खोली। दूसरा पॉइंट लिखा, एक्सपोज स्लोली। नीचे एक नाम लिखा, सीमा शर्मा, और उसके आगे, शी डिजर्व्स ट्रुथ लास्ट। अमन ने फाइल बंद की। उसी रात सीमा ने रिया को रोते सुना। अगर अमन में घर छोड़ दिया तो? रिया बोली। सीमा ने उसे गले लगाया, लेकिन ऊपर कमरे में अमन सब सुन रहा था और उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, सिर्फ इंतजार। डीएनए रिपोर्ट आने में अभी 2 दिन बाकी थे, लेकिन घर में ऐसा लग रहा था जैसे फैसला हो चुका हो। रिया किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी। सीमा मंदिर और रसोई के बीच घूम रही थी, और अमन सबके बीच रहकर भी सबसे दूर था। उसकी चुप्पी अब सजा बन चुकी थी। रात को सीमा अमन के कमरे में आई। बेटा, उसकी आवाज कांप रही थी, अगर बच्चा तेरा नहीं निकला तो? अमन ने मां की तरफ देखा। बहुत देर बाद बोला, अगर निकला तो भी सब ठीक नहीं होगा मां। सीमा सन्न रह गई। क्यों? अमन ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ सवाल सच से भी ज्यादा भारी होते हैं। अगली सुबह रोहित का फोन आया। अमन, मिलना है। कहाँ? अमन ने पूछा। पुरानी जगह, रोहित बोला, जहां से सब शुरू हुआ था। अमन समझ गया, वो जगह थी एक अधूरा फ्लैट। शादी से पहले रिया वहीं जाया करती थी। रोहित पहले से मौजूद था, चेहरा टूटा हुआ। मैं फंस गया हूं, रोहित बोला। रिया ने कहा था वो संभाल लेगी। अमन चुप रहा। मुझे नहीं पता था वो तुझसे शादी के बाद भी। बस, अमन ने पहली बार आवाज ऊंची की। कमरे में गूंज फैल गई। ये बच्चा, रोहित ने निगलते हुए कहा, शायद मेरा है। शायद? अमन हंसा नहीं, रोया भी नहीं। तो जानता है शायद का मतलब? अमन बोला। रोहित सिर झुका गया। उसी शाम रिया ने सच बोलने की कोशिश की। वो रिश्ता शादी से पहले का था। रिया बोली, मैंने खत्म कर दिया था। तो फिर वो 3 दिन? अमन ने धीरे से पूछा। रिया चुप। यही चुप्पी सबसे बड़ा कबूलनामा थी। सीमा ने सब सुन लिया। उसका हाथ दीवार से टिक गया। रिया, उसकी आवाज टूट गई, तूने हमारे घर को? रिया फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे गलती हो गई, वो बोली, लेकिन बच्चा निर्दोष है। अमन ने पहली बार उस बच्चे की बात सुनी, और पहली बार उसकी आंखें भीगी, बस एक पल के लिए। अगली सुबह डॉक्टर निखिल का फोन आया। रिपोर्ट आ गई है, उन्होंने कहा। घर में सन्नाटा छा गया। अमन ने फोन काटा, सबकी तरफ देखा। चलते हैं। क्लिनिक तक का रास्ता सबसे लंबा लगा। रिया की उंगलियां ठंडी थीं। रोहित बाहर ही रुक गया। सीमा भगवान का नाम जप रही थी। डॉक्टर निखिल ने लिफाफा निकाला। बिफोर आई ओपन इट, वो बोले, एक बात कहनी है। अमन ने आंखों से इशारा किया। बोलिए। इस रिपोर्ट से रिश्ते नहीं बचते। डॉक्टर बोले, या तो टूटते हैं या बदल जाते हैं। डॉक्टर निखिल ने लिफाफा खोला। रिया ने आंखें बंद कर लीं। सीमा ने अमन का हाथ पकड़ा। डॉक्टर की आवाज भारी थी। डीएनए रिपोर्ट सेज बायोलॉजिकल फादर इज। अमन की धड़कन पहली बार तेज हुई। बायोलॉजिकल फादर इज। अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। रिया चीख पड़ी। सीमा ने भगवान का नाम लिया, और अमन मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था अब चाहे नाम कुछ भी हो, खेल उसके हाथ में है। अंधेरा सिर्फ कमरे में नहीं था, हर दिल में उतर चुका था। इमरजेंसी लाइट जली। डॉक्टर निखिल की फाइल खुली हुई थी। रिया की आंखें बंद थीं। सीमा की उंगलियां कांप रही थीं। और अमन बिल्कुल शांत। डॉक्टर निखिल ने गला साफ किया। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पढ़ा, बायोलॉजिकल फादर रोहित मल्होत्रा। 1 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। रिया की चीख कमरे की दीवारों से टकराई। नहीं! वो जमीन पर बैठ गई। सीमा का हाथ अमन से छूट गया।
हे भगवान, बस यही निकला। अमन ने आंखें बंद कीं, फिर खोलीं। कोई गुस्सा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक लंबी सांस। डॉक्टर निखिल ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। अमन ने सिर हिलाया, थैंक यू डॉक्टर। इतना ही। रिया उसकी तरफ घुटनों के बल आई। मुझे माफ कर दो। वो रोती रही। मैं डर गई थी, मैं सच बोल नहीं पाई। अमन ने पहली बार उसे छुआ। सबको लगा अब टूट जाएगा, लेकिन अमन ने उसे उठाया नहीं। रिया, अमन की आवाज़ भारी थी, ये बच्चा निर्दोष है। रिया ने उम्मीद से देखा, लेकिन अमन ने आगे कहा, मैं झूठ के साथ जिंदगी नहीं जी सकता। सीमा सन्न रह गई। तो तू क्या करेगा? माँ ने पूछा। अमन बाहर निकला। रोहित अभी भी क्लिनिक के बाहर था। अमन ने रिपोर्ट उसके हाथ में थमा दी। रोहित की हालत खराब हो गई। भाई, मुझसे गलती। अब नहीं, अमन ने उसे रोका। अब तू जिम्मेदारी लेगा। रोहित की आंखें भर आईं। और मैं? उसने पूछा। अमन ने कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, जिंदगी देगी। घर लौटकर अमन ने सबको बैठाया। कल, वो बोला, मैं घर छोड़ दूंगा। रिया चीख पड़ी। नहीं। अमन ने उसकी तरफ देखा। तुम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करोगे, वो बोला, बिना डर के। सीमा रोने लगी। और तू? माँ ने पूछा। अमन ने धीरे से कहा, मैंने सच जानने के बाद चुप रहने का फैसला किया था, ताकि ये बच्चा नफरत में पैदा ना हो। रिया की आंखें फैल गईं। अगर मैं उस दिन चिल्ला देता, अमन बोला, तो शायद सब बर्बाद हो जाता। अगली सुबह अमन एक छोटा सा बैग लेकर घर से निकला। सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। फिर कब आएगा? माँ ने पूछा। अमन ने मुस्कुराने की कोशिश की। जब ये घर झूठ से मुक्त हो जाएगा। कई महीने बाद एक अनजान शहर। अमन एक अनाथालय में खड़ा था। एक छोटा बच्चा उसकी उंगली पकड़ लेता है। अमन झुककर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बस सुकून। दूर कहीं रिया अपने बच्चे को गोद में लिए रोहित के साथ खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं। वो जानती थी, जिस इंसान ने सबसे ज्यादा प्यार किया, वो बिना शोर के सबसे दूर चला गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल ये नहीं था कि बच्चा किसका है। असली सवाल ये था कि सच जानने के बाद भी अमन चुप क्यों रहा। और जवाब था, क्योंकि कुछ लोग दर्द से बदला नहीं लेते, दर्द को खत्म कर देते हैं।